जजमेंट डे के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि अब ड्रूक जो है वो सारे के सारे इटर्नल्स का लीडर बन चुका है, यानी कि प्राइम इटर्नल। और उसके मुताबिक जो अर्थ के ऊपर म्यूटेंट्स हैं वो अब म्यूटेंट्स नहीं बल्कि डिविएंट्स के ही एक और दूसरी स्पीशीज़ हैं। और जैसा कि इटर्नल्स का काम यही था सेलेस्टियल के जरिए कि उनको इस अर्थ के ऊपर से सारे के सारे डिविएंट्स को ख़त्म करना है और वो ज़्यादा डिविएट ना कर सकें। लेकिन इतने टाइम से इटर्नल्स ने जो है म्यूटेंट वाली बीमारी को जो है एक बीमारी नहीं समझा बल्कि उसको सिर्फ एक एवोल्यूशन समझ रहे थे। लेकिन अब ड्रूक को जैसा कि ये बात पता चल चुकी है कि यहाँ पे जो म्यूटेंट्स हैं वो अपने आप को दोबारा रिजरेक्ट करना शुरू कर चुके हैं, वो दोबारा जिंदा हो रहे हैं जिस तरह इटर्नल्स होते हैं। तो ये बात ड्रूक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है और इसीलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे ड्रूक फुल ऑन जो है वॉर शुरू कर देता है म्यूटेंट्स के खिलाफ, जहाँ पे हमने देखा कि उसका पहला अटैक जो वो क्रोकोवा आइलैंड के ऊपर होता है और साथ ही साथ वहाँ पे उरोनोस जो होता है वो प्लेनेट मार्स के ऊपर जाके जो पूरी की पूरी म्यूटेंट पॉपुलेशन होती है उसको बर्बाद कर देता है। इसी के साथ हमने देखा कि यहाँ पे ड्रूक जो होता है वो ज़बरदस्त तरीके के बहुत ही जायंट किस्म के इटर्नल्स जिनको हेक्स के नाम से बुलाया जाता है उनको समन कर लेता है इस पूरी की पूरी वॉर को आगे बढ़ाने के लिए। तो अब आगे आज की हमारी कहानी की स्टार्ट बेसिकली 6 इंडिविजुअल के साथ हुई है, जहां हम देखते हैं कि बेसिकली एक लंदन के अंदर है, एक वैंकूवर के अंदर है, एक मुंबई के अंदर है, यहाँ पे एक साओ पोलाओ के अंदर है, एक यहाँ पे हमारे पास न्यूयॉर्क के अंदर और एक योकोहामा के अंदर। अब देखो यहाँ पे सारी की सारी बातें बताने का मकसद कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ दिखाया जा रहा है कि किस तरह से ये 6 लोग अपने अपने तौर से अपनी जिंदगियों को गुजार रहे हैं। और उन्होंने ये सारी की सारी खबर सुनी है जो कि इस वक्त पूरी की पूरी अर्थ के ऊपर अनाउंसमेंट की गई थी ड्रूक के जरिए कि यहाँ पे इटर्नल्स और म्यूटेंट्स के बीच जंग चलने वाली है। लेकिन इससे उनकी ज़िंदगी के ऊपर इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन इसी तरह हम यहाँ से अगर अगले पल क्रोकोवा आइलैंड के ऊपर शिफ्ट हो तो हम देखते हैं कि यहाँ पे वो जायंट किस्म के इटर्नल्स जिसको हमने आज पहली बार मार्वल कॉमिक्स की हिस्ट्री के अंदर देखा है, जिनके नाम तक हमें नहीं बताए गए थे, वो यहाँ क्रोकोवा आइलैंड के ऊपर आ चुके हैं जो कि लिटरली सेलेस्टियल के साइज़ के हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पे फ्रंट लाइन के ऊपर कोई और नहीं बल्कि जीन ग्रे और एक्सोडस मौजूद होते हैं जो कि यहाँ पे मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह एक्सोडस बोलता है, हम तुम्हें आखिरी मौका देते हैं बीस्ट के यहाँ से फौरन पीछे लौट जाओ। तो जीन कहती है कि मुझे नहीं लगता एक्सोडस कि वो तुम्हारी कोई भी बात सुनने वाला है। तो एक्सोडस कहता है कि हाँ तुमने ठीक कहा, लेकिन किसी को चैलेंज करने से पहले उसको बता देना चाहिए कि उसके पास मौका है। हम कोई जंगली तो नहीं है जीन, हमें हर किसी को मौका देना ही चाहिए। और अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पे एक्सोडस जबरदस्त तरीके की अपनी साइनिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि जीन वहाँ से पूछती है कि यहाँ पे तो मामला काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रहे हैं स्कॉट, तुम ये बताओ कि तुम्हारा वहाँ पे सब कुछ कैसा चल रहा है। तो हम देखते हैं कि स्कॉट यहाँ पे बेसिकली दूसरे इटर्नल से मुकाबला कर रहा है, जहाँ पे उसके साथ यहाँ और भी लोग मौजूद है जिसमें वुल्वरीन, डैकिन और लॉरा है। जो कि स्कॉट बोलता है कि यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है, मेरे ख्याल से हमें इसके प्रोटोकॉल्स को बनाना चाहिए था पहले कि कभी हमारे सामने एक स्काई स्क्रैपर जितना लंबी सी चौड़ी सी कोई चीज़ आ जाए तो उसके ऊपर हमें किस तरीके के अटैक करके उसको गिराना होगा। लेकिन मैं हमेशा इन ऑब्वियस चीज़ों को मिस क्यों कर देता हूँ जीन, मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो जायंट इटर्नल होता है इसके ऊपर कुछ और नहीं बल्कि कैप्टन अमेरिका की शील्ड आके जोर से टकराती है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि कैप्टन अमेरिका अपनी एवेंजर्स के साथ पहुँचते हैं और कहते हैं तो बताओ हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे फीनिक्स, स्टारबैंड, कैरल डानवर्स, नेमोर, थॉर, सारी के सारी एवेंजर्स की टीम यहाँ पे पहुँच चुकी है। तो एक्सोडस बोलता है कि उनको यहाँ से जाने के लिए कहो या फिर उनका मरना निश्चिंत है, हमें ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है जो कि हमारी इस पूरी की पूरी बरादरी का हिस्सा नहीं है। लेकिन इसी तरह वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारी बातें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एक्सोडस, लेकिन इस वक्त एक वॉर चल रही है और यहाँ पे ये सारा का सारा फैसला हमारे सिर्फ वॉर कैप्टन ही कर सकते हैं जो कि इंचार्ज हैं। तो बताओ मैजिक कि तुम्हारा क्या कहना है। और हम देखते हैं कि मैजिक यहाँ पे एक और इटर्नल से मुकाबला कर रही होती है और कहती है अगर एवेंजर्स यहाँ पे मदद करने के लिए आए हैं और इन बास्टर्ड को मारने में हमारी मदद कर सकते हैं तो इससे अच्छी हमारे लिए और क्या ही बात हो सकती है। तो जीन बोलती है कि देखो अगर तुम चाहो एक्सोडस तो जाके क्वाइट काउंसिल को असेंबल कर सकते हो और सबके वोट ले सकते हो, लेकिन सच कहूँ तो इस वक्त हमारे पास इतना वक्त नहीं है सब करने का। तो इसलिए जब तक हम किसी फैसले पे नहीं पहुँचते हैं एवेंजर्स को यहाँ पे वेलकम किया जाता है। और अगले पल हम देखते हैं कि स्क्वाड वहाँ पे उधर कहता है वेलकम अब्रॉड, चीज़ें इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ब्लीक हो चुकी हैं। तो कैप्टन बोलते हैं कि मैं जानता हूँ हमने इससे भी ज़्यादा बुरे वक्तों को देखा है, लेकिन अगर हम एक साथ मिलकर खड़े हो जाएं तो हर चीज़ से होके गुजर सकते हैं। इस वक्त पूरी की पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से म्यूटेंट्स और एवेंजर्स एक साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ रहे हैं, जबकि आयरन मैन यहाँ पे एक पीसफुल सोल्यूशन निकालने के ऊपर काम कर रहा है। तो इसी के बाद कहानी शिफ्ट होती है एवेंजर्स माउंटेन के अंदर, जहाँ जैसा कि आपको पता ही है कि एजेक, मक्कारी, आयरन मैन और मिस्टर सिनिस्टर ये सारे के सारे लोग मिलके सेलेस्टियल को दोबारा से पैदा करना चाह रहे हैं। हम यहाँ पे किसी और सेलेस्टियल की नहीं बल्कि उस सेलेस्टियल की बात कर रहे हैं जिसको उन्होंने अपना हेडक्वार्टर यानी कि एवेंजर्स माउंटेन बनाया था। और इस तरह हम देखते हैं कि एजेक का ये मानना है कि अगर वो सेलेस्टियल को किसी तरीके से जिंदा कर लें तो ये सेलेस्टियल ही इटर्नल्स को रोक सकता है सारी की सारी जंग करने से, वरना ये जंग इसी तरह सदियों तक चल सकती है क्योंकि ना ही म्यूटेंट्स मरने का नाम लेंगे और ना ही इटर्नल्स।
तो उसी तरह हम देखते हैं कि मिस्टर सिनिस्टर भी इनके सारे के सारे प्लान को सुनते हैं, बजाय गुस्सा करने के या चीखने चिल्लाने के कि उनको इस तरह से किडनैप किया गया, वो इसको बहुत ही अच्छा प्लान समझ रहे होते हैं और कहते हैं कि मेरे ख्याल से तुम बिल्कुल ठीक हो कि अगर इस वॉर को रोकना है तो हमें इस तरह के कदम तो उठाने ही होंगे। इसी तरह क्रोकोवा के ऊपर कैप्टन पूछते हैं तो बताओ कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो स्कॉट बोलता है कि मोस्ट ऑफ द म्यूटेंट जो है वो नॉन कॉम्बैटेंट है, जो कि मुकाबला नहीं कर सकते हैं, उनको हम डिफेंस वॉल्स के अंदर ले जा रहे हैं। इटर्नल्स हमारे मेथड ऑफ रीइंकार्नेशन को जान चुके हैं और उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उन्होंने हमारे उन 5 म्यूटेंट को मार गिराया तो वो जीत जाएंगे। आप सारे के सारे लोग इटर्नल्स के इन हैक से मुकाबला कीजिए, लोगों को सेफ्टी तक पहुंचाइए, हम जो है अपने रिजरेक्शन प्रोटोकॉल को प्रोटेक्ट करेंगे। तो कैप्टन बोलते हैं कि तुम जैसा कहो बिल्कुल वैसा ही होगा, लेकिन क्या तुम अभी भी हमसे सीक्रेट रखने की कोशिश कर रहे हो? साइक्लोप, मुझे ऐसा लगा था कि हम तुम्हारी मदद के लिए आएंगे तो तुम हमें सब कुछ बताने की कोशिश करोगे। तो साइक्लोप बोलता है कि जो कुछ हो चुका सबके बाद भी आप मुझसे ये उम्मीद करते हैं, आखिरकार हम आपको सब कुछ कैसे बता सकते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे फीनिक्स, कैरेट, जानवर्स और सारे के सारे लोग मिलकर ज़बरदस्त तरीके से इस पूरे के पूरे इटर्नल से मुकाबला कर रहे होते हैं, जहाँ पे एवेंजर्स और एक्समैन एक साथ मिल चुके हैं। और अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ से नेमोर सीधा निकलते हुए आता है और अपने ट्राइडेंट के जरिए एक ज़बरदस्त तरीके का ब्लो मारता है उस पूरे के पूरे इटर्नल के ऊपर, जिससे वो हिल के रह जाता है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि स्टार, ब्रांड और कैरेट, जानवर्स भी मिलकर अटैक करती हैं, जिसमें नेमोर को गुस्सा आता है और कहता है कि ये मेरा शिकार था, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने नेमोर की चीज़ को हाथ लगाने की कोशिश करी। तो वहीं से जीन बोलती है कि तुमने बहुत बढ़िया काम करा, इसके आर्मर को कमज़ोर कर दिया है, मेरे ख्याल से इसके आगे से तो हम संभाल ही लेंगे। लेकिन इसी तरह हम देखें अगर पूरी की पूरी दुनिया के ऊपर, तो ये पूरी की पूरी फाइट जो है इस वक्त इस प्लेनेट को इफेक्ट कर रही है। मतलब ये इटर्नल्स जो हैं इतने ज़्यादा बड़े हैं कि इनके हिलने जुलने से पूरे के पूरे प्लेनेट जो हैं हिल रहे हैं। वहाँ पे अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, टाइडल वेव्स आ रही हैं और बड़ी बड़ी सिटीज़ और कंट्रीज़ के डूबने का खदशा बढ़ते जा रहा है। जहाँ कैप्टन वगैरह को ये बात पता चलती है कि फिलीपींस, पलाओ और न्यू गिनिया के अंदर जो है सुनामी का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस के ईस्ट कोस्ट के ऊपर भी। तो वहीं से स्कॉट बोलता है कि आप जाइए यहाँ से और इस पूरे के पूरे फॉल आउट के साथ डील करने की कोशिश कीजिए। अगर हमारे पास ये प्रॉब्लम कम होगी तो हमें चिंता करने की कम ज़रूरत पड़ेगी। तो कैप्टन बोलते हैं कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया स्कॉट, हम जानते हैं कि हमें क्या करना है क्योंकि हम हीरोज़ हैं, और एक दिन मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि लोग तुम्हें भी उसी नज़र से देखें जिस नज़र से वो हमें देखते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कैप्टन के दिल में एक थोड़ा सा ग्रज ज़रूर आ गया है साइक्लोप के हवाले से कि कैप्टन अपनी टीम को लेके खुले हाथों से यहाँ पे उसकी मदद करने के लिए आए, लेकिन उसके बावजूद भी स्कॉट यहाँ पे कैप्टन के ऊपर पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर रहा है और वो अपने म्यूटेंट्स के सीक्रेट्स को सिर्फ म्यूटेंट्स की हद तक ही रखना चाहता है। और इसी तरह एक्सोडस बोलता है कि तुम ये देख रहे हो कौंसल, इस बात को हमें हमेशा याद रखना ही होगा कि किस तरीके से वो हमें यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं। तो नाइट क्रूलर बोलता है कि ये अनफेयर है, आखिरकार ये सब कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे म्यूटेंट्स को ऐसा महसूस हो रहा है कि एवेंजर्स उनकी मदद नहीं कर रहे और उनको छोड़ के जा रहे हैं। तो वहीं से डेस्टिनी बोलती है ये बिल्कुल ठीक हो रहा है मेरे बेटे, क्योंकि मैंने फ्यूचर को देखा है और आखिरी बार मैंने जिस फ्यूचर को देखा था मैंने यही देखा था कि हम बिल्कुल अकेले खड़े हैं, जैसा हम अकेले रहते हैं हमेशा। और वहीं से हमें एक एपिलॉग की जो आवाज़ होती है वो सुनाई जा रही होती है और उसमें वो बताता है क्या हम हमेशा अकेले खड़े होते हैं? इसके बारे में तो हम बहुत जल्द देख ही लेंगे, लेकिन अगर कहीं और बात की जाए तो वहाँ पे मैं खड़े होने की कोशिशें कर रहा था। और हम देखते हैं कि ये आवाज़, ये पूरी की पूरी स्टोरी जो हमें सुनाई जा रही है, ये कोई और नहीं बल्कि वही सेलेस्टियल हमें सुना रहा है जो कि बहुत जल्द पैदा होने वाला है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे सेलेस्टियल को बनाने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का हमें कॉमिक बुक पैनल दिखाया गया है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि आयरन मैन यहाँ पे जो है बेसिकली अराशिम द जज की बॉडी को तलाश करता है, जो कि यहाँ पे अर्थ के ऊपर आके गिरी हुई है। अब थोड़ी देर यहाँ पे स्टोरी को रोकूंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये सब कैसे हो रहा है। देखें, जब एवेंजर्स का 2018 के अंदर नया वॉल्यूम शुरू हुआ था 2018, जिसको जेसन एरन ने लिखना स्टार्ट किया था, तो उसका पहला स्टोरी आर्क की बहुत ही ज़्यादा एपिक था, जिसके अंदर सेलेस्टियल्स लिटरली मर रहे होते हैं और आसमान से अर्थ के ऊपर गिर रहे होते हैं। और हमने देखा था कि किस तरीके से सारे के सारे मेजर सेलेस्टियल्स जो हैं वो मर चुके होते हैं और उनकी लाशें अर्थ के ऊपर गिरी थी, लेकिन उसके बाद से हमें ये नहीं बताया गया कि उनकी लाशों का क्या किया गया। तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अराशिम की जो लाश है वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है लंदन के अंदर, जिसको दफना दिया गया था, लेकिन अब आयरन मैन उसकी लाश के कुछ पुर्जों को निकाल रहा है। इसी तरह साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे मिस्टर सिनिस्टर अपने सारे के सारे मिस्टर सिनिस्टर्स की मदद से ड्रीमिंग सेलेस्टियल की बॉडी से कुछ ऐसे पार्ट्स निकाल रहे हैं जिनकी इनको ज़रूरत पड़ सकती है। यहीं पर अगर हम मक्कारी को देखें तो वो यहाँ पे डिस्ट्रॉयर आर्मर के कुछ पीसीस को निकालने के लिए आई है, क्योंकि काफ़ी सदियों पहले एक बहुत ही पुरानी स्टोरी है सेलेस्टियल सागा की, जिसके अंदर सेलेस्टियल्स का मुकाबला हुआ था सारे के सारे गॉड से, और तब ओडिन ने सेलेस्टियल से मुकाबला करने के लिए एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रॉयर आर्मर बनाया था। तो ये वो डिस्ट्रॉयर आर्मर है जिसके मक्कारी पीसेस निकाल रही है। और इसी तरह हम देखते हैं कि सरसी, इक्रेस और बाकी के जो लोग होते हैं ये सारी की सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और ड्रू के खिलाफ खड़े हुए हैं। इनके जो लोग हैं फेस्टोस वगैरह, वो इस पूरी की पूरी चीज़ को बनाने में मदद कर रहे हैं और साथ साथ वो डिविएंट्स का भी ख्याल रख रहे हैं। लेकिन इस सब के अंदर जो सबसे ज़्यादा बड़ी बात है वो रोल होने वाला है आयरन मैन का, क्योंकि हमें सेलेस्टियल ये बात खुद बताता है कि कुछ टाइम पहले एक आदमी जो कि टोनी स्टार्क के नाम से जाना जाता है, उसने रिसेंटली पावर कॉस्मिक को जो है अपने अंदर पोजेस्ट किया था।
हाँ, ये बात अलग है कि उसने उस पावर के ज़रिए बहुत बड़े-बड़े कारनामे करे और बहुत कुछ करने की भी कोशिश करी। वो पावर उससे छीन ली गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसके अंदर उस पावर का कुछ ना कुछ हिस्सा मौजूद है और उसकी जो बॉडी है इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से याद रखी हुई है। वही मेरे पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम का ब्लूप्रिंट होने वाला है। उसी कॉस्मिक पावर का इस्तेमाल करते हुए वो मुझे बनाने वाला है। तो एक तरह से देखा जाए, जिस तरह से अल्ट्रॉन का जो ब्लूप्रिंट था वो हैंक पिम थे जिसके ऊपर ही उसको बनाया गया था, इसी तरह मुझे ज़िंदगी देने वाला कोई और नहीं बल्कि टोनी स्टार्क है। तो अगर कहा जाए कि मेरा अगर कोई बाप है तो वो टोनी स्टार्क ही होगा। तो इससे हमें ये बात समझ में आ रही है कि ये सेलेस्टियल जो कोई भी बनने वाला है, ये कितना पावरफुल होगा कितना नहीं, ये तो आगे की बात है। लेकिन हमें ये बात नोट करनी है कि किस तरीके से इस सेलेस्टियल का जो बाप है, इसका जो ब्लूप्रिंट है, इसकी जो मेमोरीज हैं, इसकी जो हरकतें होने वाली हैं, वो टोनी स्टार्क से बहुत ज़्यादा मिलेंगी। क्योंकि टोनी स्टार्क के रिसेंटली एक स्टोरी आर्क के अंदर उसने पावर कॉस्मिक को हासिल कर लिया था और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग बन गया था। लेकिन यहीं से हम दोबारा क्रोकोआ आइलैंड के ऊपर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे सारे के सारे म्यूटेंट्स जबरदस्त तरीके से मुकाबला कर रहे होते हैं। और वहीं पे एक्सोडस बोलता है कि एवेंजर्स ने बहुत बढ़िया काम करा और उनके आर्मर के अंदर हमें एक ब्रीच मिली है जिसके जरिए मैं उसकी थॉट्स को सुन पा रहा हूँ। जरा एक मिनट, ये इटर्नल एक लड़की है जिसका नाम साइन है, लेकिन ये दूसरी वाली इटर्नल इसके साथ क्या कर रही है? तो वहीं से जीन बोलती है कि मुझे लगता है कि ये सारे की सारी आपस में बहनें हैं और उसकी दूसरी बहन का नाम फीबी है और वो जिंदा है और उसके पास हीलिंग की पावर्स मौजूद हैं और वो अपनी बहन को हील करने की कोशिश कर रही है। तो वहीं से हम देखते हैं कि एक्सोडस मुस्कुराता और कहता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया खबर है, इसका मतलब अगर वो जिंदा हैं तो उनको मारा भी जा सकता है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि एक्सोडस सीधा उस पूरे की पूरे इटर्नल की बॉडी के अंदर घुसता है जहाँ से उसके आर्मर को क्रैक किया गया था। और हमें ये बात बताई जाती है कि किस तरीके से एक्सोडस एक ऐसी बीइंग है जिसके पास सुप्रीम टेलीकिनेटिक एनर्जी मौजूद है। और इस वक्त एक्सोडस जो इस वक्त इटर्नल की बॉडी के बीचों बीच घुसा हुआ है और अपनी सारी की सारी शक्तियों को एक एटम बॉम्ब की तरह इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर फटने की कोशिश कर रहा है। और इन आखिरी मोमेंट्स के अंदर उसने सिर्फ इटर्नल्स की एक ही आवाज़ को सुना और स्वाइन उससे सिंपली कहने की कोशिश कर रही थी कि प्लीज़ मेरे साथ ये मत करो। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पे एक्सोडस जो होता है वो साइन की बॉडी के अंदर जाता है और वहाँ पे एक ज़बरदस्त तरीके का बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिससे पूरे के पूरे आइलैंड के ऊपर एक शॉकवेव पैदा होती है और वो इटर्नल का नामो निशान मिट जाता है। और उसी तरह नाइट क्रॉलर बोलता है कि एक गया और अब 5 बाकी हैं। होप, हमें इस वक्त इसकी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो वहीं से साइक्लॉप बोलता है कि तुमने ठीक कहा, होप ही जो है इस वक्त हमारे रिजरेक्शन प्रोटोकॉल की कोर है और परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं, उसको हमने बिल्कुल सिक्योर कर लिया है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली जो म्यूटेंट्स मर रहे होते हैं वो सारे के सारे 5 मिलकर उनको तुरंत फौरी तौर पे जो हैं वापसी हील करके जिंदा कर रहे होते हैं। और यहाँ पे बताया जाता है कि किस तरीके से इस वक्त 15 मिलियन म्यूटेंट्स मर चुके हैं और उन सबको उनको दोबारा वापसी लेकर आना है। लेकिन इस वक्त सिर्फ वॉरियर्स जो हैं सारे के सारे म्यूटेंट्स के अंदर उनको प्रायोरिटाइज किया जा रहा है और उनको पहले जिंदा किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त पीसफुल म्यूटेंट्स का इस जंग के टाइम के अंदर आने का कोई मकसद ही नहीं है। अगर बात की जाए दूसरी पॉकेट डायमेंशन के अंदर जो कि मशीन इस अर्थ का हिस्सा है, वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही चल रहा था जो कि पिछले मिलियन ऑफ ईयर से चलता हुआ आ रहा है। एक्सोडस वापसी रिजरेक्ट हो गया, लेकिन उसके दिमाग के अंदर वो सारी की सारी मेमोरीज तब तक की ही मौजूद थी जब तक का उसने बैकअप बनाया हुआ था। कुछ चीज़ें उसको साइकिकली बता दी गई और वो दोबारा लड़ाई का हिस्सा बन गया, लेकिन उसको ये बात याद नहीं है कि किस तरीके से उसकी मौत हुई थी, किस तरीके से मरने से पहले उसने साइन की जो है चीखों को सुना था। लेकिन अब जैसा कि साइन भी जिंदा हो चुकी है और वापसी इनसे मुकाबला करने के लिए आ रही है, उसको वो सारी की सारी बातें याद हैं कि उसकी मौत कैसे हुई थी। और इसी तरह हमारी कहानी दोबारा से उन 6 लोगों के ऊपर शिफ्ट होती है जिनको हमने कुछ टाइम पहले देखा था, जहां हम देखते हैं कि यहाँ पर सारे के सारे लोग अपने अपने डेली रूटीन के कामों में लगे हुए हैं। लेकिन रही बात हमारे अर्जुन की, जो कि मुंबई से था, अचानक वो अपनी नींद के अंदर ही चल बसा। अचानक वो खड़े खड़े ज़मीन के ऊपर गिरा और ज़मीन पर गिरने से पहले ही उसकी मौत हो गई। अब लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि उसकी मौत हुई तो कैसे हुई, लेकिन ये मौत जो है उस मशीन की रिजरेक्शन की वजह से हुई है, क्योंकि साइन अभी अभी मरी थी और उसको रिजरेक्ट करने के लिए मशीन ने एक रैंडम आदमी की जान ले ली, जो कि आज कोई और नहीं बल्कि अर्जुन था। ये इटर्नल्स का सबसे बड़ा सीक्रेट है कि अगर उनको जिंदा होना होता है तो रैंडमली किसी भी एक इंसान की जान ले ली जाती है। इसके बारे में कोई नहीं जानता है। तो ये बात हमारे पास ऑलरेडी जो है इटर्नल्स की सीरीज़ में काफ़ी अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश कर दी गई थी कि किस तरीके से कोई भी इटर्नल जब मरने के बाद जिंदा होता है तो उसके बदले में एक इंसान की जान जो है वो मशीन यानी कि अर्थ ले लेती है। इसी के बाद हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं एवेंजर्स टावर के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि फेस्टोस ज़बरदस्त तरीके से सारी की सारी चीज़ों को अपने हैमर से पीट पीट के तैयार कर रहा है और सारी के सारे इलेक्ट्रॉनिक और मशीनरीज का काम कर रहा है। वहीं हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क, एजेक और मक्कारी जो हैं उसके पूरे के पूरे सोल को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हम देखते हैं कि यहाँ पे वो उसको एक ऐसा गॉड बनाना चाहते हैं जो कि उनके हिसाब से चले, जो कि उनके हिसाब से सोचे, ना कि पिछले पुराने गॉड्स की तरह सोचे जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रूअल थे, जो कि किसी भी चीज़ को जज करके मिटा दिया करते थे। उनको इंसानों की परवाह नहीं थी, उनको डिविएंट्स की परवाह नहीं थी, बल्कि वो एक ऐसा गॉड चाहते हैं जिनको इनकी परवाह हो और इनके हक में ही हमेशा फैसला करे।
तो हम देखते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें करने के बाद मिस्टर सिनिस्टर बोलता है कि देखो कम ऑन, हमें यहाँ पे जो भी करना होगा ज़रा जल्दी ही करना होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे खड़े रह के बातें करते रहे तो मेरी लोग मरते रहेंगे और उसके लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और इसी तरह हम अगले पल देखते हैं कि यहाँ पे जीन जो है वो दूसरी वाली पूरी की पूरी इटर्नल से मुकाबला कर रही होती है और उसकी बॉडी को भी कमज़ोर कर देती है और कहती है कि एक्सोडस उसको ब्रीच कर दिया गया है, अब तुम्हारे पास यही मौका है उसके अंदर घुस के मुकाबला करने का। और अगले पल हम देखें एक्सोडस इससे पहले पहुंच सके वहाँ पे तीसरी जो इटर्नल होती है वो उसके ऊपर एक अपने तीर से अटैक करती है, जिससे उसकी हालत बहुत ही बुरी हो जाती है। और इसी तरह जीन बोलती है कि यहाँ पे हमें इस वक्त मदद की जरूरत पड़ने वाली है, कुछ सही नहीं हो रहा है। स्कॉट तुम बताओ कि वॉल्स कैसे हैं? तो स्कॉट बोलता है कि वॉल्स को बिल्कुल सिक्योर कर लिया गया है, बल्कि सारे के सारे एक्समैन जो है वो इटर्नल्स के आर्मरीज के अंदर घुस चुके हैं, जहां से हेक्स के पावर सप्लाईज को कट करने की कोशिश की जा रही है। बहुत जल्द वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे सबसे बड़ी ये है कि जो उनमें से सबसे बड़ी और ग्रीन वाली है वो हमारे साथ मैसअप करने की कोशिश कर रही है। उसने हमारे गेट्स को बेकार कर दिया, वो फंक्शनल नहीं रहे हैं। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि क्रोकोआ आइलैंड के ऊपर एक तरह का पोर्टल खुलता है, जिसके अंदर से हम देखते हैं कि कोई और नहीं बल्कि साइन, जो कि अभी दोबारा से रिजरेक्ट हुई है, वो सीधा इनके आइलैंड के ऊपर आके लैंड करती है। और वहीं से वो लोग बोलते हैं कि आखिरकार ये करने की क्या कोशिश कर रही है, ये हमारे आइलैंड के ऊपर अटैक नहीं कर रही, बल्कि इसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये हमारे पूरे के पूरे आइलैंड को उठा के यहाँ से फेंकने की कहीं कोशिश कर रही है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली साइन वहाँ पे उस पूरे के पूरे क्रोकोआ आइलैंड को ही अपने हाथों में लेके बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। और वहीं से साइक्लोप बोलता है कि हमें यहाँ से तुरंत सबको निकालना होगा, वरना यहाँ पे कुछ और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन जीन बोलती है कि इतनी जल्दी हम यहाँ से सबको बाहर नहीं निकाल सकते हैं, और अगर हमने उसको रोकने की कोशिश करी तो बाकी के 3 हैक्स जो हैं वो वॉल के अंदर घुस जाएंगे और हमारे सारे म्यूटेंट्स को मार दिया जाएगा। वो अब हमें नहीं छोड़ने वाले हैं, वो हमें किसी भी कीमत में आज मार के रहेंगे। ओह हेल। और इस तरह नाइट क्रॉलर वगैरह सब डर चुके होते हैं। और वहीं से हमें सेलेस्टियल की आवाज़ आती है। एक म्यूटेंट ने अपने गॉड से प्रे करना शुरू कर दी, लेकिन मेरे ख्याल से अब उसको इतना परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि गॉड वो आ रहा है, मैं जिंदा हो रहा हूँ और इसीलिए अब मैं करूँगा सबको जज। और अगले ही पल हम देखते हैं कि बेसिकली एवेंजर्स माउंटेन का जो पूरा का पूरा सेलेस्टियल होता है, एजेक उसको जैसे ही पावर अप करती है तो वो फौरन से उठता है और अगले पल वो उठते ही सिर्फ एक ही अल्फाज बोलता है, सीज। और अगले ही पल हम देखते हैं कि सारे के सारे इटर्नल्स वहीं पे अटक जाते हैं और कहते हैं हमारे प्रिंसिपल को चेंज किया गया है, हमारे प्रिंसिपल हमसे कुछ डिमांड कर रहा है। और अगले पल हम देखते हैं कि जैसे सेलेस्टियल ने उनको सीज करने के लिए बोला, उन्होंने सारी की सारी एक्टिविटीज, सारे के सारे हमलों को छोड़ दिया और पोर्टल्स खोल के यहाँ से फौरन वापसी की तरफ लौट गए। तो आयरन मैन बोलता है कि ये काम कर गया, वो सारे के सारे लोग क्रोकोआ को छोड़ के जा रहे हैं। एजेक बोलती है कि तुमने आज बहुत ही बढ़िया काम करा टोनी स्टार्क, आज हम सब ने बहुत बढ़िया काम करा, हमारा गॉड हमें मिल चुका है और हमारे गॉड का फैसला बिल्कुल ठीक है, वो ज़रूर हमारे लिए। लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि एजेक अपनी बात को कंप्लीट कर सके, यहीं से वो जो नया सेलेस्टियल अभी तैयार हुआ है वो कहता है, पीपल ऑफ अर्थ लिसन, तुम जो हो बिलबिलाते हुए छोटे बच्चे हो, तुमने इस प्लेनेट को बर्बाद कर दिया है। तुमने कुछ ऐसी चीज़ों को करने की कोशिश करी है जिसके बारे में तुम्हें करने से पहले काफ़ी बार सोचना चाहिए था, लेकिन अब तुम लोगों ने मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा है। दिस इज़ योर जजमेंट डे। तुम लोगों के पास सिर्फ 24 घंटे हैं अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। तुम सबको जो है एक एक करके जज किया जाएगा, तुम सबको एक साथ भी जज किया जाएगा। अगर इस दुनिया के अंदर मुझे बुरे लोगों से ज़्यादा अच्छे लोग नजर आए तो तुम सब जियोगे, लेकिन अगर तुम सबके अंदर मुझे कहीं कमी नजर आई तो उसके बाद तुम कल का सूरज देखने के लिए दोबारा जिंदा नहीं रहने वाले हो। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली ये जो नया सेलेस्टियल बनाया गया है, ये सारे के सारे सेलेस्टियल्स और ज़बरदस्त तरीके की मिस्टिकल और पावरफुल बीइंग्स का मिक्सचर है, जिसको एक आप हाइब्रिड सेलेस्टियल कह सकते हैं, जिसके पास अगर आप गौर करें तो उसका जो हाथ है वो अराशिम द जज का है, जो कि प्लैनेट्स को जज करके लिटरली डिस्ट्रॉय किया करता था। और अब हम देख रहे हैं कि बेसिकली ये जिंदा तो हो चुका है, इसने सारे के सारे इटर्नल्स को तो रोक दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं उसने ये भी बताया कि किस तरीके से इंसानों ने अपनी हदों को पार कर दिया है, उन्होंने इस प्लेनेट को बर्बाद कर दिया है और इसके लिए वो उनको जज करेगा। और जब भी कोई सेलेस्टियल किसी को जज करता है प्लेनेट को, तो वो उसको हक में अगर फैसला देता है तो वो जीता है, और अगर वो फैसला उनके हक में नहीं होता तो वो प्लेनेट खत्म कर दिया जाता है। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से ये हमारा नया सेलेस्टियल अर्थ के लोगों को जज करेगा और उसका क्या फैसला होने वाला है। टू बी कंटिन्यूड।